हेलो। तो आज हम रिव्यू करेंगे मोतीलाल एस&पी 500 इंडेक्स डायरेक्ट फंड ग्रोथ। एक म्यूचुअल फंड का नाम है जिसको हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं। ये फंड जो है ये यूएस के एस&पी 500 इंडेक्स फंड का नाम है। मतलब मोतीलाल ओसवाल एस&पी 500 इंडेक्स फंड जो कि यूएस का फंड है उसमें इन्वेस्ट करता है। मतलब अगर आप यहाँ से इस फंड में मोतीलाल ओसवाल के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डायरेक्टली यूएस के, आप सीधे शब्दों में समझे तो इंडेक्स सेंसेक्स में जाएगा। मतलब वहाँ के 500 इंडेक्स की, वहाँ की टॉप 500 कंपनीज जो है यूएस की, उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, उनके शेयर्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो मुझे पर्सनली ये फंड बहुत अच्छा लगा। मैंने 1 ईयर हो गए मेरे को इसमें इन्वेस्टेड रहते हुए, तभी मैं आज इसका रिव्यू कर रहा हूँ। और आप इसका डायरेक्टली देख सकते हैं 31.63 का इसका जो है एक रिटर्न है 1 ईयर का। क्योंकि इस फंड को मोतीलाल ओसवाल ने जब शुरू किया लगभग 1 साल हुए हैं, तो मैं इसका इसी वजह से 1 ईयर रिटर्न का ही रिव्यू देख रहा हूँ और कर रहा हूँ। जब ये फंड स्टार्ट हुआ था लगभग तभी मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया था। बिकॉज S&P 500 इंडेक्स मतलब वहाँ की टॉप 500 कंपनी में मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, यूएस की टॉप 500 कंपनी में, जिनको हम फॉर्च्यून 500 भी बोल देते हैं। ठीक है। तो अगर हम अब इसको थोड़ा स्प्लिट करके देखें इसके रिटर्न्स को, तो 6 मंथ का जो इसका रिटर्न है वो 14% है। और 1 मंथ का तो देखने का कोई इतना ज्यादा मतलब सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो हमेशा अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। किसी भी स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स में, सेंसेक्स में, जो भी है वो अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो हम लॉन्ग टर्म का अगर थोड़ा देखें तो 6 मंथ का 14% का इसने रिटर्न दिया है, 1 ईयर का 31% रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा है। क्योंकि जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड में, स्टॉक मार्केट में जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम उसको शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी नहीं मतलब उसके रिटर्न शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी नहीं देखते। तो 1 मंथ का रिटर्न कोई मतलब रिलेवेंट नहीं है। अगर आपको 1 मंथ और 2 मंथ के रिटर्न देखने हैं, फिर आप डेट फंड में ही इन्वेस्ट करें, जहाँ पे आपको हमेशा 1-2% के रिटर्न्स मिल जाएंगे देखने के लिए 1 मंथ और 2 मंथ के। बट अगर आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको थोड़ा लॉन्ग इन्वेस्टेड रहना होगा। तो हम देखें 6 मंथ का 14% रिटर्न कोई बुरा नहीं है। और जब हम बात करते हैं कि हमें कम से कम 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना है, तो 30% का रिटर्न अगर इसने दिया है तो कोई बुरा नहीं है। मैं इसको अगर एवरेज आउट भी करूं, तो अगर ये 20-22% का रिटर्न भी दे देता है एवरेज ऑन द 3 इयर्स, तो भी मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा फंड है। क्योंकि 20-22% का रिटर्न अपने आप में बहुत अच्छा रिटर्न होता है। अगर आप कंपाउंडिंग करके देखेंगे, चलिए मैं आपको कंपाउंडिंग दिखा भी देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो मैं अब आपको आज कंपाउंडिंग भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हम कभी भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई फंड अगर आज 50% का रिटर्न दे रहा है, 60% का रिटर्न दे रहा है, तो वो आगे भी उतना ही देता रहेगा। ये कभी भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो सिनेरियो सिचुएशंस होती हैं मार्केट की। और जो 31% का रिटर्न हम देख रहे हैं, शायद इसलिए भी थोड़ा हम देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीच में लॉकडाउन हुआ है, कोरोना आया है, तो इकोनॉमी कुछ टाइम के लिए शट डाउन रही, फिर धीरे धीरे ओपन हुई है। तो वो फ्लक्चुएशंस भी इन्वॉल्व हैं इस सब में। तो आगे का क्या रहेगा, मार्केट का मोमेंटम, चीजें कैसी रहेंगी, किसी को कुछ नहीं पता। तो हम एवरेज आउट अगर ये फंड हमें फ्यूचर में अगले 3 साल में 20% के आसपास का रिटर्न दे देता है, तो ये काफी अच्छा रिटर्न होगा। अभी के लिए 31% रिटर्न वेल एंड गुड। मैं नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा अच्छा है या बुरा है, मैं कहूँगा इट्स गुड। ठीक है। अब चलिए हम बात कर रहे थे रिटर्न्स की, कि अगर हम 20% का रिटर्न भी लेके चलते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलता है। तो मान के चलिए आप 10,000 एक 25,000 का अमाउंट पकड़िए, और इस अमाउंट को आप पर ईयर इन्वेस्ट करिए। ठीक है, पर ईयर इन्वेस्ट करिए। या आप मोटा मोटा मान ले तो 5,000 मंथली, चलो हम इन्वेस्ट कर लेते हैं, आप छोटा छोटा मान लीजिए, हम ज्यादा इसको सिंपल रखते हुए। ठीक है, 5,000 का हमने एक इन्वेस्टमेंट लिया जिसको हम मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने कितने साल के लिए किया, चलो हम मतलब अभी हम 20 इयर्स, तो क्या हम 15 इयर्स के लिए देखते हैं, चलिए। ठीक है, हम आप 10 से 15 साल का ही कोई गोल सेट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में,
कि 10 से 15 साल बाद मैं फाइनेंशियली या तो इंडिपेंडेंट हो जाऊं या मेरे पास कोई बहुत अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाए जिसकी वजह से मैं कुछ फैमिली में जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या फिर ये सब चीज़ें, तो वो मैं कवर कर पाऊँ या उनको अच्छे से निभा पाऊँ। तो अब हम इसका नंबर यू वांटेड टू इन्वेस्ट फॉर 15 इयर्स ले लेते हैं अगेन। ठीक है। अब 15 साल के लिए ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और 15 साल बाद ही हमें पैसा मिल जाएगा। ठीक है। अब इसको हम रिटर्न्स, रेट ऑफ रिटर्न मैंने कितना बोला, 20-22, चलो हम 18 ले लेते हैं। ठीक है, 18% का रिटर्न ले लेते हैं। ठीक है। अब 18% का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए कितना रिटर्न मिल गया है। आपने 15 साल में 9 लाख रुपए के लगभग इन्वेस्ट किए, 9,05,000 रुपए, जो कि आपके 46 लाख बन चुके हैं। ठीक है, 18% के रेट ऑफ रिटर्न पे। यहीं अगर आप इस रिटर्न को 8% कर दें, 8% कर दें, चलो 8% कर दें, यस, क्योंकि लगभग 7 साढ़े 7% का सुकन्या समृद्धि योजना में मिलता है, 7% के लगभग का पीपीएफ में मिलता है। तो हम मोटा मोटा 8 पकड़ लेते हैं ऑन अपर साइड की। मान के चलिए आगे के टाइम में थोड़ा रेट बढ़ जाते हैं या फिर आप बोलते हैं कि जी एलआईसी में तो ज़्यादा मिलता है, इंश्योरेंस में एलआईसी थोड़ा ज़्यादा देती है, तो मैं एक ऑन एन एवरेज एक हायर बैंड पकड़ रहा हूँ कि इससे ऊपर तो नहीं आपको मिलने वाला, लेकिन इतना तक चलो मैं मान के चल रहा हूँ, 7 से 8 के बीच में मोस्टली जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो हमें रिटर्न देती हैं। जहाँ पे हमारा मनी भी सेव होता है, हमें मतलब हमारा कैपिटल भी सेफ रहता है। तो अगर हम उनमें इन्वेस्ट करने की बात करें तो देखिए सेम अमाउंट है, सेम ईयर है, सिर्फ मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 8% बहुत अच्छा रेट है, जो कि सेम आपके 9,05,000 रुपए इन्वेस्ट हुए थे। अब ये 8% पे अगर आपको रिटर्न मिलता तो ये सिर्फ 17,58,000 रुपए आपको मिलते। वहां पे कितने मिल रहे थे आपको, 46 लाख रुपए। तो दुगने से भी ज्यादा का रिटर्न है आपके पास, क्योंकि परसेंटेज ही आप समझ सकते हैं बढ़ गया है। ठीक है। वहीं पे चलिए अब हम मानते हैं कि 18% भी नहीं, हम इसका दुगना ही कर देते हैं। चलो अगर हमें म्यूचुअल फंड इसका दुगना भी रिटर्न दे दे, 16% का भी ऑन एन एवरेज रिटर्न दे दे 15 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो मैंने 18-20% 3-5 ईयर्स की बात करी थी, तो चलो मैं अगर 15% के केस में मैं 16% भी एवरेज आउट कर लूं कि 16% भी अगर वो फंड मुझे दे दे, मतलब इंटरेस्ट, तो देखिए सीधे सीधे 37 लाख रुपए हो जाता है मेरा। ठीक है, लगभग दुगना। तो ये हुई इंटरेस्ट रेट की बात की, अगर कितना ज्यादा फर्क पड़ता है कि अगर आप 18% भी लेके चलते हैं तो वो भी कुछ बुरा नहीं है लॉन्ग टर्म में। चलिए अब हम शॉर्ट टर्म की देखते हैं थोड़ी सी, कि आप मान के चलिए 10 साल के लिए ही सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रहना, उसके बाद शायद आप उस पैसे को निकालना चाहें, और मैं रेट ऑफ रिटर्न वापस 16% का पकड़ लेता हूँ। चलिए ठीक है, एक बहुत ही नॉमिनल एक और बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब फिजिबल रेट ऑफ रिटर्न है, अगर हम समझें तो, कि मैं कोई ऐसे मतलब ये भी नहीं है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक फिजिबल रेट ऑफ रिटर्न है किसी भी स्टॉक मार्केट से या शेयर मार्केट से। ठीक है, तो 16% का अगर मैं सेम वही रिटर्न मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ, तो आपने सिर्फ 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए लेकिन आपके 15 लाख रुपए हो गए, लेकिन यही मतलब कि लगभग 3 गुने के आसपास, 2.5-3 गुने के आसपास आपका जो पैसा है वो बढ़ गया। तो ये था कंपाउंडिंग का इफेक्ट, कि आप कितना पैसा डाल रहे हैं और वो उतने टाइम में कितना ज्यादा बन जा रहा है। ठीक है। अब चलिए, ये तो था मेरा एक परसेंटेज को लेके, कंपाउंडिंग को लेके एक एनालिसिस था कि कैसे आप कंपाउंडिंग को एज्यूम कर सकते हैं, कि यहाँ पे 31% अभी दिखा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि 20-22 भी दे देगा अगले 3-5 साल में तो भी काफी है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है ये फंड अच्छा नहीं दे रहा तो आप शिफ्ट कर लीजिए, आप इसको इसमें से पैसा निकाल के किसी और फंड में डाल लीजिए। तभी मैंने एक 16% का एक एवरेज रिटर्न पकड़ लिया, कि आप इस फंड में है या किसी भी फंड में, अगर इंडेक्स फंड में भी डाल दीजिए तो 15-16% का रिटर्न तो इंडेक्स फंड से मिल जाता है। सेंसेक्स निफ्टी में अगर आप डालते हैं तो 15-16% का रिटर्न तो वहां पे मिल जाता है। मैंने वही रिटर्न आपको कैलकुलेट करके दिखाए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव फंड की, तो 18-20% में कुछ ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। तो ये थे हमारी रिटर्न्स की बात, और ये हमारे फंड को हमने समझा कि ये फंड है क्या और क्यों है ये फंड और इसका पर्पस क्या है इस फंड का। ठीक है।
और ये फंड मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक तो किसी म्यूचुअल फंड के पास नहीं देखा जो इस फंड को, जिसके पास ये S&P 500 इंडेक्स फंड हो। सिर्फ मोतीलाल ओसवाल के पास ही अभी तक मैंने ये फंड देखा है, और एक ही साल इसको अभी शुरू हुए हुए हैं, ठीक है। तो जो कि यूएस के 500 फॉर्च्यून 500 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो आपका, वो मुझे तो कोई दूसरा फंड नहीं दिखा, ठीक है। हम बात करते हैं आगे, आते हैं इसमें। देखिए अब हम छोटी सी बात करते हैं, मिनिमम एसआईपी अमाउंट है इसका 500, मान के चलिए जैसे मैंने 5000 पर मंथ का आपको एक एग्जांपल दिया था, आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको मिलेगा रिटर्न, ठीक है, ओवर द इयर्स। जो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे कैलकुलेटेड थे वो एनुअली थे, ठीक है, तो हम एनुअली ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 500 मिनिमम अमाउंट आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप 500 करिए, 1000 करिए, 2000 करिए, 2500 करिए, 3 5, जितना आपके बजट में है, जितना आपके लिए कन्वीनियंट है, जितना आपको लगे कि इन्वेस्ट करना से मेरे खर्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करिए, ठीक है। मतलब आपकी सेविंग्स भी, बैंक की जो एफडी की सेविंग है या अदर जो आपकी बैंक की सेविंग है वो भी चलती रहे, और आपका एक इन्वेस्टमेंट भी चलता रहे पैरेलली। जैसे मेरा एक इसमें जो एक कैलकुलेशन होती है, वो होती है कि कम से कम आप 10% तो इन्वेस्ट करिए। तो उस 10% का अगर आप का इन्वेस्ट का जो प्रोपोर्शन है उसमें से आप 2-3% इसमें डाल सकते हैं, मतलब 1% डाल दीजिए या 2% डाल दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये, आप 10% इसमें मत डालिए, मेरा कहने का मतलब आप 1% या 2% इसमें डाल सकते हैं अपनी टोटल अर्निंग का पर मंथ, ठीक है। तो जैसे अब आगे बढ़ते हैं इसको लेके, अब आते हैं, ये तो देखिए मंथली एसआईपी कैलकुलेटर है, ये सब पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने एक आपको एक अलग से एग्जांपल दिखा दिया है, वो आप एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 3 1 ईयर का जो एसआईपी कैलकुलेटर है, ये क्या बोल रहा है कि 5000 पर मंथ पे अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपके पैसे यू वुड हैव बिकम 1868,000, आपके 60,000 आपने इन्वेस्ट करते और 68,000 बन चुके होते, ठीक है। वो उसने क्या रेट ऑफ रिटर्न लिया है वो मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं इस कैलकुलेटर पे नहीं गया, मैं इस कैलकुलेटर पे रिलाय ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं रिटर्न्स एंड रैंकिंग। तो ये इसके 1 ईयर रिटर्न जो हम ऊपर देख रहे थे 31% के, 6 मंथ के 14 और 3 मंथ के 5.1, जो मैंने आपको बोला कि 1 मंथ का मैं कंसिडर नहीं करूंगा, थोड़ा लॉन्ग पीरियड का लिए कंसिडर करूंगा। 3 मंथ में भी 5% के कोई बुरे रिटर्न नहीं है, ठीक है। एफडी तो आपको 5.5-6% के रिटर्न ओवर द ईयर देती है, मतलब एक साल पे आपको 5.5-6 साल के रिटर्न देती है, 5.5-6% के। वहीं पे आपको 6 महीने में 14 का मिल रहा है, एक साल में 31 का मिल रहा है, तो एवरेज आउट भी करेंगे तो शायद 18 20 14 15 16 18 कुछ तो मिल जाएगा आपको। लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड में एवरेज आउट करोगे तो आप, मार्केट आगे कुछ खराब भी हुआ कुछ भी हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सिमिलर फंड्स। तो देखिए सिमिलर फंड्स की हम बात करेंगे तो ये सारे इंडेक्स फंड है इंडिया के। वो इंडेक्स फंड है यूएस का जो कि टॉप 500 कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ये इंडेक्स फंड है इंडिया के जो कि टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के, ठीक है। इनके 1 ईयर रिटर्न है 52%, 3 इयर्स रिटर्न है 17-16%, वही मैंने आपको एग्जांपल दिया 16% का, कि मिनिमम 16% तो आपको इंडेक्स फंड भी रिटर्न देते हैं, तभी मैंने 16% पकड़ा वहां पे, ठीक है, कि 16% तक का रिटर्न तो आपको इंडेक्स फंड भी दे देंगे, ठीक है, इंडिया के इंडेक्स फंड। मैंने इंडिया के इंडेक्स फंड को ही लेके मैं चला और मैंने बोला कि वो इतना तो दे ही देगा। अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊं तो यहाँ पे आपने देखा होगा फंड रिटर्न में यहाँ पे ऑल भी था, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया, उसका रीजन है क्योंकि इंडिया में इसको शुरू हुए 1 साल हुए है, तो मैं 1 साल से ही इन्वेस्टेड भी हूँ, 1 साल से ही मैं इसको ट्रेस भी कर पा रहा हूँ, और ऊपर भी हमें लगभग 1 साल के ही रिटर्न दिखा रहा है ये। अगर हम ऑल पे भी जाएंगे तो ऑल पे ये हमें दिखा देगा 33% के रिटर्न। तो ये फंड कब स्टार्ट हुआ ऑल में, अगर हम देखें तो 29 अप्रैल को, इससे पहले का यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, 30 अप्रैल 29 अप्रैल, मतलब अप्रैल से पहले का हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो लगभग 1 साल, वही मैंने आपको बोला, तभी मैंने सिर्फ 1 साल का ही रिटर्न आपको दिखाया। ऑल 33% है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे नीचे रिटर्न्स एंड रैंकिंग में, यहाँ पे ऑल में 48% के रिटर्न है इसके। इस ऑल का यहाँ से मतलब जो है वो है कि जब ये फंड यूएस में स्टार्ट हुआ होगा तो इसने कितने रिटर्न, तब से अब तक कितना रिटर्न दिया वो है। अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि इन्होंने ये
शुरू से लिया है, कब से लिया है, ये ऑल में कितना कंसिडर कर रहे हैं अमाउंट, मतलब कितना टाइम पीरियड कंसिडर कर रहे हैं, वो फिलहाल मुझे नहीं पता, इसी वजह से मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। मैंने सिर्फ 1 ईयर को डिस्कस किया। ठीक है, जितना डेटा मैं देख पा रहा हूँ मैंने सिर्फ उतने डेटा को डिस्कस किया, इसको मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये हमने बात कर ली कि इनके जो भी सिमिलर फंड्स हैं जो कि अदर इंडेक्स फंड, इसने देखिए ऊपर भी लिखा है अदर इंडेक्स फंड, जो कि इंडिया के फंड है। रेटिंग सबकी 4 है, इनकी रिटर्न्स इनके 1 साल के 52% के हैं, और 3 ईयर्स रिटर्न 17-16% के हैं। अगर आप देखें तो 1 ईयर के रिटर्न इनके ज्यादा हैं, 50% से ऊपर हैं सबके, 50 to 53% के रिटर्न है। तो आप सोचेंगे कि यार इससे अच्छा तो इंडिया इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो, इसमें इन्वेस्ट क्यों करना। ठीक है, लेकिन आप यहाँ ऑल में देखेंगे 48% दिखा रहा है, और आप यहाँ सिर्फ थ्री थ्री इयर्स रिटर्न में भी देखेंगे तो 16-17% दिखा रहे हैं। तो मतलब ये 1 साल के रिटर्न भले ही आपको 52% दिख रहे हो, लेकिन एवरेज आउट वो कहाँ पे हो रहे हैं, 17% पे। अगर आपने 3 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करी होती तो ये 16-17% के रिटर्न होते। ये अभी 1 साल के जो रिटर्न दिखा रहा है वो पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से हुआ है, क्योंकि जब कोरोना का टाइम आया था मार्च में, जब लॉकडाउन लगा, तो जो हमारा स्टॉक मार्केट था, जो हमारा शेयर मार्केट था, वो बहुत ही लोवेस्ट लेवल पे चला गया था, क्योंकि किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था आगे होने क्या वाला है, कंपनियां शुरू होंगी, लोग बचेंगे, दुनिया में तबाही मच जाएगी, क्या होगा किसी को कुछ आइडिया नहीं था। तो उसके बाद से जब मार्केट उठना शुरू हुआ है तब का ये डेटा है, क्योंकि अगर आप 1 साल लगाएं आज से, तो आज क्या डेट है, आज है 19 सितंबर। तो सितंबर से अब सितंबर तक का मैं लगाऊं तो वो तो सब कोरोना वाला ही पीरियड है ना। तो उस टाइम से मार्केट बढ़ता 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 रिकवरी मार्केट ने अच्छी करी है, इसका कहने का मतलब है रिकवरी मार्केट ने अच्छी करी है, तभी इतने अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 3 साल में अगर हम देखेंगे तो 17% ही, आज से 3 साल पहले जहां पे मार्केट था वहां से अब तक सिर्फ 17% ही बढ़ा है। पिछले साल से 50% भले ही बढ़ गया है मार्केट, लेकिन अगर 3 साल पहले जहां ये मार्केट था वहां से अभी तक ये सिर्फ 17% ही बढ़ा है। ठीक है, तो तभी मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको शॉर्ट टर्म में थोड़े अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं 31% के रिटर्न। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हुई होगी, 33% के रिटर्न जो हमें देखने को मिल रहे हैं 1 साल में, सेम सिचुएशन इधर भी होगी कि 1 साल में अगर इसके 33% के रिटर्न है तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इसके रिटर्न भी कहीं ना कहीं एवरेज आउट होंगे, कम होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अब हम आ जाते हैं नीचे। चलिए होल्डिंग्स पे आते हैं अब होल्डिंग्स, मैं इस फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका मेन रीजन है ये इसकी होल्डिंग्स। ठीक है, मुझे नहीं पता ये आगे रिटर्न 33% का ही देगा, 20% का देगा, 28% का देगा, 18% का देगा। मुझे इस चीज का फिलहाल कोई खास आइडिया नहीं है। एक तरीके से मेरी मतलब, क्योंकि मैं एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन है इसमें इन्वेस्टेड रहने का और इसमें एसआईपी चलाने का। जो आप पहली कंपनी देखेंगे है ये है एप्पल आईएनसी, जो कि आप सबको पता है एप्पल के बारे में, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, थर्ड कंपनी है amazon, फोर्थ कंपनी है फेसबुक। कौन नहीं चाहेगा इतनी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना। ठीक है, क्या ये कंपनी कल को डूब जाएंगी? नहीं। एप्पल के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन सब कंपनियों की अपनी मोनोपोली है। ठीक है, तो इनका डूबना तो आसान नहीं है। फिर अल्फाबेट आईएनसी, क्लास ए क्लास सी, ये गूगल के ही पार्ट है दोनों के दोनों। अल्फाबेट गूगल की अपनी मोनोपोली है पूरे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरा पैसा ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट हो। ठीक है, थर्ड हमारे पास कंपनी है एनवीडिया, जिसके ग्राफिक कार्ड आते हैं। ठीक है, चौथी है हमारे पास टेस्ला, जो कि इंडिया में अपना प्लांट शुरू करने वाली है। आप खुद सोचिए, जो कि जिसका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, जो कि इंडिया तक में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, तो वो ग्रोइंग कंपनी है, वो आपका पैसा कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। ठीक है, फिर है आपका बर्कशायर हाथवे इंक। हाथवे शायद ये वही वाली कंपनी है जिसके कि हमें चैनल्स भी देखने को मिलते हैं इंडिया में। और जेपी मॉर्गन भी आपने नाम सुना होगा, काफी बड़ी कंपनी है, इंडिया की फॉर्च्यून 500 कंपनी है ये सारी की सारी। ठीक है, जॉनसन जॉनसन इसके प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, वीजा, आप इसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। ठीक है,
ये प्रोटेक्ट प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन सुना है मैंने इसका नाम। फिर पेपल, पेपल आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वॉल्ट डिज्नी, कार्टून्स आपने देखे ही होंगे। एडोब, एडोबी आप, मतलब इसकी अपनी एक मार्केट में मोनोपोली है। वॉल्ट डिज्नी की अपने आप अपने अपने आप मार्केट में एक मोनोपोली है। बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, मास्टर कार्ड, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं कॉम्स, कॉम्स कैट कास्ट कॉरपोरेशन, तो उसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फाइजर, फाइजर की वैक्सीन भी आई है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेल्स फोर्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। नेटफ्लिक्स, जो भी नेटफ्लिक्स देखता है उसको पता होगा नेटफ्लिक्स के बारे में। सिस्को एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। फिर ये हो गई एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन, ये एनर्जी सेक्टर में है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन ऊपर से नीचे तक जब हम नीचे आते हैं, कोका कोला, इंडियन इंटेल कॉरपोरेशन जिसकी खुद की एक मोनोपोली है चिपसेट में, जिसके कि हमारे मोस्टली मदरबोर्ड या तो इंटेल के होते हैं या फिर एएमडी टेक्नोलॉजी पे होते हैं, तो ये लेकिन इंटेल की मोनोपोली काफ़ी कुछ हद तक है मतलब मदरबोर्ड्स में, चिपसेट में। पेप्सिको, कोका कोला, ये दोनों कंपनी कवर हो जाती हैं जब आप कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो। फिर एसेंचर, एसेंचर जो कि टेक्नोलॉजी कंपनी है। फिर ऐसे ही अगर आप देखें, वॉलमार्ट हो गई जैसी, और एटी&टी, ये तो टेक्नोलॉजी कंपनी है कम्युनिकेशन में। मैट्रॉनिक्स हेल्थ केयर कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो मैकडोनल्ड्स, लिंडे, लिंडे केमिकल, हाँ लिंडे केमिकल, ये इंडिया में भी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बहुत न्यूज़ में रही है ये कंपनी, ठीक है। तो ये केमिकल कंपनी है। और एकल फिर से टेक्नोलॉजी, हनीवेल टेक्नोलॉजी, फिलिप्स मॉरिस, ये एफएमसीजी है। लेकिन फिर मॉर्गन स्टैनले फाइनेंशियल, फिर मतलब मैं नाम देखता देखता पागल, मतलब थक जाऊंगा, और आप भी शायद पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, तो ये लिस्ट आप एक बार खुद भी देख सकते हैं। मैं सारे नाम पढ़ लूंगा तो आप खुद भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि शायद ये 500 ही हो। तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाता हूँ, आप एक जल्दी से अपनी आंखें, आप सोचिए, ईबे, कितनी अच्छी अच्छी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका मैट लाइफ, जो पीएनबी मैट लाइफ के साथ जो आप पीएनबी मैट लाइफ के इंश्योरेंस बेचती है, इन दोनों का एक्चुअल में कोलैबोरेशन है, ठीक है। फिर बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, अमेरिकन इलेक्ट्रिकल, मतलब आप इंडिया में बैठे हुए अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, डाइवर्सिटी में यही आता है, तभी मैंने बोला आप 10% यहाँ पे इन्वेस्ट मत करिए, 1 से 2% आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, जरूर करिए। आप अपनी एसआईपी इसमें चलाइए। मुझे, मैं स्ट्रांगली फील, मेरी फीलिंग है कि 31% का रिटर्न है। मैं कहता हूँ 18% का भी ये रिटर्न देगी तो भी मैं खुश हूँ, लेकिन मु- मतलब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 24-25% का रिटर्न तो शायद मेरा रहेगा, ठीक है। मतलब मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं तो मैं इस फंड के बारे में सोच सकता हूं कि हाँ, मैं लॉन्ग टर्म तक इस फंड में इन्वेस्टेड रह सकता हूं, लॉन्ग टर्म तक भी मेरे को एक अच्छा रिटर्न देगी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए तो वो 50,000 रह गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स में है, इक्विटी में इसने 98.4% इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, 1.6% इसने कैश रिजर्व रखा हुआ है। कल के सिनेरियो में कुछ भी, जैसे पैंडेमिक के टाइम पे हुआ था, बहुत लोगों ने अपनी एसआईपी रोक दी थी, बहुत लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल लिए थे। तो ऐसी सिचुएशन में फंड के पास, क्योंकि जब रिडेम्पशन प्रेशर आता है तो फंड को भी स्टॉक्स बेचने होते हैं, और फंड अगर उस टाइम पे स्टॉक्स नुकसान में बेचेगा तो कहीं ना कहीं वो नुकसान जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है उसी को झेलना पड़ेगा। तो अगर 1.6 का कैश इनके पास रिजर्व रहेगा तो ऐसी सिचुएशन से बच सकेंगे कि इनको स्टॉक ना बेचने पड़े, और जो भी रिडेम्पशन प्रेशर आए
वो ये इस कैश फ्लो में से उसको दे दे, ठीक है। और जब सही टाइम आए तभी वो उस स्टॉक को रिडीम करें या बेचें, सेल करें, रेदर देन कि जैसे रिडीम्पशन रिक्वेस्ट आई इनको स्टॉक बेचना पड़े, वो सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए इनके पास कैश रिजर्व 1.6% का है। अब इनका सेक्टर एलोकेशन हमने ऊपर कंपनियां तो देख ली नाम से, कितनी सारी कंपनियां थी। सेक्टर एलोकेशन का 25% अदर है, जिसमें कि आपकी फिलिप्स भी थी, मतलब बतेरी बहुत सारी कंपनियां थी, ठीक है। टेक्नोलॉजी में इनका 21% का है, हम खुद ही देख चुके हैं कितनी सारी कंपनी टेक्नोलॉजी में। फाइनेंशियल में अमेरिकन बैंक था, मॉर्गन स्टैनले था, काफ़ी सारे इनका। फाइनेंशियल में 13% का है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 11% का है, सर्विसेज में 11, हेल्थ केयर में 10% आपने देखा। शायद कौन कौन सी थी, एक तो मेट्रोनिक्स थी और एक लिपिन थी शायद, मैं नाम भूल गया हूँ अभी। तो आपने आपको याद होगा तो 10% के हेल्थ केयर में है, एफएमसीजी में भी 7.2% का इनका इन्वेस्टमेंट है। आप एक बार इस फंड में आए दोबारा से देखें और अपने डाउट्स क्लियर करें, ठीक है। मेरा जो पर्पस था एक ओवरव्यू देना आपको। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.49 का है। 0.49 का एक्सपेंस रेशियो का मतलब है अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 49 रुपीज आपको एज अ फीस, एज अ कमीशन फंड आपके उस इन्वेस्टमेंट में से रख लेगा, ठीक है। 1% का रिडीम विद इन 15 डेज, तो 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा, मतलब जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, आपने 1,000 किया, 5,000 किया, 10,000 किया, जो भी किया है 1% आपको देना होगा म्यूचुअल फंड कंपनी को, अगर आप 15 दिन के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं। ऐसा कंपनियां इसलिए करती हैं ताकि उनके पास रिडम्पशन प्रेशर बहुत जल्दी ना आए, ठीक है उनको। क्योंकि रिडम्पशन प्रेशर अगर नेक्स्ट डे हर कोई अपना रिडीम करने लग जाएगा तो फिर फंड सही से उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाएगा। आपके पैसे को जिस स्टॉक में डाला है वो 1.6 का जो एक उनका लिमिट है वो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, और फिर क्या होगा अगर 1.6 के ऊपर उनके पास रिडम्पशन आए तो उनको स्टॉक बेचने पड़ेंगे, चाहे वो नुकसान में बेचने पड़े, लेकिन आपको तो उनको पैसा देना है ना, आपने रिडम्पशन मारी है तो उस चीज को हैंडल करने के लिए एग्जिट लोड कंपनियां लगाती हैं, लेकिन इसमें एग्जिट लोड बहुत कम है। 15 डेज, कुछ कुछ में तो 90 डेज का होता है, 1 ईयर का भी होता है, तो 15 डेज इज वेरी लो। अगर आपको अचानक कभी पैसे की जरूरत भी पड़ जाती है तो आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं। मान के चलिए आपने 10,000 इन्वेस्ट करें, आपको पैसे की जरूरत है, आप 2,000 निकाल लीजिए, 3,000 निकाल लीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप 10 का 10 ही निकालें, जितना आपको जरूरत है आप उतना निकाल लीजिए, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी ये आपका इतना परसेंट आपका जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें से कट जाएगा। टैक्स इम्प्लीमेंटेशन में इन्होंने बोला है नॉट अवेलेबल, सो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स टैक्स इसमें लगेगा मेरे हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा किसी फंड में इन्वेस्ट हैं, किसी इक्विटी फंड में, तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि 1 लाख से ऊपर के अमाउंट पे लगेगा। 1 लाख से ऊपर के अमाउंट मतलब अगर आपका जो रिटर्न है वो 1 लाख से ऊपर हो जाता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको उस रिटर्न पे 10% का इनकम टैक्स देना होगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। ओ, अब फंड हमने ओवरव्यू कर लिया है। इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाई थी वो बनाई थी मैंने टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें कि मैंने दो फंड कंपेयर करे थे। एक था हमारा क्वांट और दूसरा था हमारा मेरा टैक्स सेवर फंड। तो उसकी वीडियो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। दोनों, ये एक तो फंड था मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड और दूसरा है क्वांट। तो इनके बारे में मैंने आपको छोटा सा ब्रीफ एक वीडियो बनाई थी, कैसे हम रिडीम कर सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन फंड्स को मैंने थोड़ा थोड़ा कंपेयर भी किया था, ठीक है। तो आप इनकी वीडियोस जाके देख सकते हैं। दोबारा हमें इनके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और रिपीटिशन हो जाएगा सेम चीज़ का, ठीक है। अगर आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये दो फंड में से आप खुद से आप चूज कर सकते हैं कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आज जो मैंने आपको एक रिकमेंडेशन समझ सकते हैं आप, या फिर एक नॉलेज के लिए एक अच्छा फंड अगर आप चूज करना चाहिए बाहर की मतलब कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना हो, तो एक अच्छा फंड जिसको आप चूज कर पाए वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
So thank you all. Please like my video, share my work if you like it. Thank you, and comment whatever you want to see next so that I can make the video on those things. Thank you.